नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपकी ज्योग्राफी की क्लास में वन्यजीव संरक्षण एवं अभ्यारण्यों की बात करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने राष्ट्रीय उद्यानों की बात की थी और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य। तो दोनों ही क्लास हैं, आप लोग देख लीजिएगा। प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा खुराना स्टडी ऑफिशियल, वहाँ से आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड करें। और मैंने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का इतिहास, पर्यावरण अध्ययन और साइकोलॉजी। लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल भी बंद नहीं है। इसलिए आप जितने भी विद्यार्थी हैं रीट प्री और मेंस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बाय सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे और आपका बेसिक से हर चैप्टर क्लियर करवाया जा रहा है। ठीक है साथियों, और आप लोग आराम से घर बैठे निःशुल्क तैयारी करेंगे और खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलेगा, आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो शेष बचा हुआ चैप्टर है अभ्यारण्यों की बात करते हैं। यहाँ पर जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब जरूर कर ले एक बार और लाइक कर देंगे वीडियो को। अभ्यारण्यों में आता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य साथियों अलवर ज़िले में स्थित है और इसको राज्य सरकार के द्वारा 1955 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अभ्यारण्य कब बनाया? 1955 में। और इसको राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क का दर्जा जब दिया गया था वो दिया था 1990 ईस्वी के अंदर। दोनों ही साल याद रखना। 1978 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1978 में। वर्ष 1978 में ही सरिस्का अभ्यारण्य में बाघ बचाओ परियोजना लागू की गई थी। नोट कीजिएगा इस लाइन को कि भाई बाघ बचाओ परियोजना कब लागू की गई थी? 1978 में की गई थी और सरिस्का अभ्यारण्य में की गई थी। दुनिया का ये पहला बाघ अभ्यारण्य कहा जाता है, दुनिया का पहला। सबसे पहले बाघ कहाँ पर लाए गए थे? सबसे पहले सरिस्का में लाए गए थे, उसके बाद रणथंभौर में। नोट कीजिएगा इस लाइन को। सर्वाधिक मोर किस अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो ये हमारे सरिस्का अभ्यारण्य में मिलते हैं सर्वाधिक मोर। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। देखो हरे कबूतरों के लिए भी कौन प्रसिद्ध है? सरिस्का प्रसिद्ध है। यहाँ पर अन्य जानवर भी मिलते हैं जैसे शेर, बघेरा, सांवर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, काला खरगोश, व लंगूर। ये आपको याद रखना। एक समय ऐसा था जब यहाँ पर समस्त बाघ समाप्त हो गए थे, लेकिन रणथंभौर से कुछ बाघों को ला करके इसमें छोड़ा गया था और यहाँ पुनः वृद्धि हो गई थी। यह विश्व में टाइगर स्थानांतरण का पहला मामला था। देखो ऐसा एकमात्र ये अभ्यारण्य जहाँ पर टाइगर स्थानांतरण किया गया था। कहाँ से? रणथंभौर से इस सरिस्का में किया गया था, क्योंकि सरिस्का में बाघों की कमी हो गई थी। बिल्कुल। रणथंभौर में पहली बाघिन महिला जिसका नाम था मछली। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रश्न आ भी चुका है। रणथंभौर में पहली बाघिन, उस बाघिन का नाम क्या था? मछली था। उसका सफल स्थानांतरण किया गया था, किसको? मछली को 9 अप्रैल 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। किसको दिया गया था? बाघिन मछली को दिया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कब दिया? 9 अप्रैल 2009 में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको याद रखना। इस अभ्यारण्य में पांडुपोला हनुमान जी का मंदिर है, वर्तरी है, नीलकंठ महादेव है, ताल वृक्ष आदि ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो इस सरिस्का अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा एक होटल भी बनाई गई थी जिसको हम टाइगर डेन के नाम से जानते हैं। कौन सी होटल है? टाइगर डेन होटल संचालित की गई थी। देखिए सिलीसेट झील, क्रॉस का पठार और कांकनवाड़ी का पठार, ये तीनों ही जो चीज़ें हैं, सिलीसेट झील भी अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य में, क्रॉस का पठार भी अलवर में है और कांकनवाड़ी का पठार, ये तीनों ही कहाँ पर है? अलवर ज़िले में है। याद रखना, इसी अभ्यारण्य के पास। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय मरु उद्यान और ये अभी के अभी पूछा गया है रेट 2000 किसमें? 23 में मेंस के अंदर पूछा गया है लेवल 1 में। तो नोट कीजिएगा, ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिले दोनों की सीमा पर स्थित है, लेकिन इसमें अगर मुख्य रूप से ज़्यादा क्षेत्रफल पूछा जाए तो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। क्लियर। वर्ष 8 मई 1981 को इसकी स्थापना की गई थी और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है। जीवाश्म उद्यान जिसको हम ऑकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं वो कहाँ पर है? इसी राष्ट्रीय मरु उद्यान में है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लकड़ी के अवशेष, प्राचीन अवशेष पाए गए थे जीवों के। ठीक है, कौन से गांव में मिले थे? औकल गांव में मिले थे। यहाँ पर 18 करोड़ वर्ष पुराने वृक्षों के अवशेष मिले थे जीवाश्म, और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3162.50 वर्ग किलोमीटर है।
यहाँ की प्रमुख वन्य जीवों में पाए जाते हैं, एक तो चिंकारा है, चौशिंगा, काला हिरण और गोडावत। याद रखेंगे इस राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत एक रेगिस्तानी सांप भी मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, पीवना कहते हैं। पीवना कहाँ मिलता है, जैसलमेर रेगिस्तान के अंदर, इसी अभ्यारण्य में। सेवन घास भी यहाँ पर पाई जाती है, दोनों ही लाइन इंपॉर्टेंट है, पीवना सांप और सेवन घास कहाँ मिलती है, हमारी राष्ट्रीय मरुद्यान के अंदर। अगला अभ्यारण्य हमारा नाहरगढ़ अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, जयपुर में, और इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में दिया गया था। क्षेत्रफल इसका 50 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर एक जैविक पार्क भी स्थापित किया गया था। याद रखेंगे राजस्थान में कुल 3 जैविक पार्क हैं, उनमें से एक कौन सा है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जैविक पार्क। यहाँ पर बाघ, लंगूर, सिंही, पाठा आदि जैसे वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। एक बार सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, आप लोग लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और सुबह 10 बजे ये क्लास रेगुलर रहती है और आप लोग सभी तैयार रहा करो। जंबा रामगढ़ अभ्यारण्य, साथियों ये भी कहाँ है, जयपुर में स्थित है, और इसको 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। क्षेत्रफल है इसका 360 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर जो जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु, उनमें बघेरा, जरक है, नीलगाय, सांवर, सुअर, जंगली बिल्ली और भेड़िया। अगला अभ्यारण्य हमारा सीता माता अभ्यारण्य, ये किस जिले में है, प्रतापगढ़ में, ठीक है, और इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था 2 जनवरी 1979 को। इसका क्षेत्रफल है 422.94 वर्ग किलोमीटर। इस सीता माता अभ्यारण्य के अंदर सर्वाधिक बांस और सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। जाखम नदी भी इसी सीता माता अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है, और इस अभ्यारण्य में 2 तालाब भी हैं जिनका नाम याद रखना, लव और कुश तालाब है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सीता माता अभ्यारण्य में एक गिलहरी पाई जाती है जिसको हम उड़न गिलहरी कहते हैं। ये 4-5 बार एग्जाम पे पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि भाई उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य पाई जाती है, सीता माता प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में। इस अभ्यारण्य में विलुप्त प्रजाति का चौशिंगा हिरण भी पाया जाता है, और इस अभ्यारण्य को चीतलों की मातृभूमि भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इस सीता माता अभ्यारण्य से होकर के एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं कर्ममोचनी नदी या करमुई नदी, ठीक है। इसी अभ्यारण्य से होकर के उद्गम स्थल है इस अभ्यारण्य से उसका। भारत में अगर हिमालय के बाद में कहीं भी औषधियाँ मिलती हैं तो वो एकमात्र सीता माता अभ्यारण्य में मिलती हैं। राजस्थान में तो कहीं भी नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ सीता माता अभ्यारण्य में, लेकिन भारत में हिमालय में और मिलती हैं औषधियाँ। पूरे इंडिया के अंदर बात करें तो हिमालय के पश्चात में सीता माता अभ्यारण्य ऐसा अभ्यारण्य है, ऐसी जगह है जहाँ पर औषधियाँ मिलती हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। इस अभ्यारण्य में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस को एक मेला भी लगता है। अगला अभ्यारण्य है माउंट आबू अभ्यारण्य, जो कहाँ पर है, सिरोही जिले में है, माउंट आबू अभ्यारण्य। इसको दर्जा दिया गया था अभ्यारण्य का 15 अप्रैल 2008 को, और इसका क्षेत्रफल याद रखेंगे 326.104 वर्ग किलोमीटर। ये अभ्यारण्य सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जंगली मुर्गों को संरक्षण दिया गया है। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बनेगी अब यहाँ से, इस माउंट आबू अभ्यारण्य से आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध कौन है, माउंट आबू है। यहाँ पर एक चिड़िया भी मिलती है जिसका नाम है ग्रीन मुनिया चिड़िया। क्या नाम है, ग्रीन मुनिया। यहाँ पर डिकिल पटेरा आबू एंसिस नामक एक पौधा भी पाया जाता है। ये सभी लाइन जो है एग्जामों में आ चुकी है, मैंने इनको यहाँ पर नोट कर लिया है। ग्रीन मुनिया चिड़िया भी मिलती है, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर डिकिल पटेरा आबू एंसिस एक घास मिलती है, एक पौधा भी पाया जाता है। और गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इसी ज़िले के अंदर है और इसी अभ्यारण्य में है। युबले फरिस एक सबसे सुंदर छिपकली है जो कहाँ पाई जाती है, ये भी कहाँ पाई जाती है, याद रखना, माउंट आबू मिलती है युबले फरिस, जो विश्व की सबसे सुंदर छिपकली भी है। अगला है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और ये इसको वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा भी दिया गया है, और वर्तमान में इसको शामिल करते हुए 4 टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व हो चुके हैं। तो रामगढ़ विषधारी बूंदी में है। यह राजस्थान का चौथा टाइगर यानी नवीनतम इसको घोषित किया गया है 2020 में। इसका क्षेत्रफल 307 वर्ग किलोमीटर है। बहुत पुराने समय में इस स्थान को बाघों का घर माना जाता था, और इसमें कुछ जीव जंतु मिलते हैं जैसे जरक है, गीदड़ है, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, भेड़िया और लोमड़ी। अब देखिए ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो चूरू में है, और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। इसका क्षेत्रफल 820 हेक्टेयर में है, और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कृष्ण मृग अगर आपसे पूछा जाए काले हिरण तो कहाँ पाए जाते हैं, बताओ, ताल छापर चूरू में। इस अभ्यारण्य को प्रवासी पक्षी कुर्जा की शरणस्थली कहा जाता है। याद रखेंगे, कुर्जा जो पक्षी है उसकी शरणस्थली
इसी अभ्यारण्य को कहते हैं। मुख्यतः यहाँ पर कुर्जा, अगर देखो मुख्यतः अगर बात की जाए तो कुर्जा पक्षी की शरण स्थली कहाँ पर है? खींचनगाम, जोधपुर, फलौदी में, ठीक है ना, यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन इस अभ्यारण्य में भी पाए जाते हैं। अब है जयसमंद अभ्यारण्य। साथियों ये उदयपुर जिले में है जयसमंद, और इसको 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। ये अभ्यारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। बघेरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जयसमंद अभ्यारण्य। और इसके अलावा यहाँ पर रीछ, जंगली सुअर, तेंदुआ, नीलगाय और तीतर आदि मिलते हैं। अगला अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ये साथियों उदयपुर जिले में है, और इसको 6 अक्टूबर 1983 को अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ से सोम, मानसी और बाकल ये तीनों नदियाँ निकलती हैं। इसका क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर है। यह अभ्यारण्य अरावली पर्वतमाला के मध्य में उदयपुर जिले के पिछड़े व शांत क्षेत्र में स्थित है, जिसको हम फुलवारी की नाल कहते हैं। फुलवारी की नाल एक दर्रा है साथियों, और इस दर्रे में ही क्या है? ये अभ्यारण्य बना हुआ है, इसी के नाम पे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। उसके बाद है बस्सी अभ्यारण्य प्रतापगढ़। इसको दर्जा 1988 में दिया गया था। क्षेत्रफल इसका 153 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद अगला है हमारा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ये उदयपुर में है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 7 फरवरी 1987 को, और यहाँ पर भी एक जैविक पार्क है। और याद रखना, राज्य का प्रथम जैविक पार्क अगर बनाया गया वो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में ही बनाया गया था 2015 में, और इसका क्षेत्रफल अभ्यारण्य का पूछा जाए तो 519 वर्ग किलोमीटर है। और इस अभ्यारण्य के अंदर जियान सागर झील और बाशंदरा की पहाड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, और इस अभ्यारण्य को 1983 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। घड़ियाल इसकी अनुपम धरोहर है। देखो घड़ियाल कहाँ मिलते हैं? भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में ज़्यादातर मिलते हैं। वैसे चंबल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं सर्वाधिक। अगला है सरिस्का ए अभ्यारण्य। देखो नोट कीजिएगा, सरिस्का ए और एक सरिस्का। तो सरिस्का तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सरिस्का ए जो अभ्यारण्य है वो भी अलवर में है, और ये 20 जून 2012 को नवीनतम बनाया गया था। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा क्षेत्र अभ्यारण्य है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा अभ्यारण्य पूछा जाए तो सरिस्का ए है अलवर में, और इसका क्षेत्रफल है मात्र 3.09 वर्ग किलोमीटर। अगला अभ्यारण्य है जवाहर सागर अभ्यारण्य, और ये हमारा कोटा जिले में है। ये घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए एक अनूठा अभ्यारण्य था। यह चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। 9 जनवरी 2012 को इस जवाहर सागर को मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में मिला दिया गया था। याद रखना, ये जो जवाहर नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, इसको मुकुंदरा राष्ट्रीय पार्क के अंदर इसको शामिल कर दिया गया था 9 जनवरी 2012 को, जब मुकुंदरा नेशनल पार्क बना था। अब देखिएगा अगला है शेरगढ़ अभ्यारण्य, बारां जिले में। इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया 1983 में। क्षेत्रफल इसका 99 वर्ग किलोमीटर है। शेरगढ़ अभ्यारण्य से परवन नदी गुजरती है, याद रखना इसको, और यह अभ्यारण्य बाघों के लिए विश्वविख्यात है। यह अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली कहलाता है। सांपों की शरणस्थली क्या है? शेरगढ़ अभ्यारण्य। अगला है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। यह उदयपुर और पाली जिले की सीमा पर स्थित है। क्षेत्रफल इसका 512 वर्ग किलोमीटर है, और इसको दर्जा दिया गया था 1983 में। टोडगढ़ भैया एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल है जिसमें अभ्यारण्य घोषित किया गया है, और ये टोडगढ़ आपको पता है, ये कर्नल जेम्स टोड के नाम पे इसको दर्जा दिया गया था। उसका अगला है हमारा चंबल अभ्यारण्य। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी पर जो राणा प्रताप सागर बांध है उससे पानी के बहाव तक यह फैला हुआ है। पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी से लेकर के राणा प्रताप सागर का जो बहाव क्षेत्र है वहाँ तक ये चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ है। इसका कोई क्षेत्र विशेष नहीं है। इसमें अब इस चंबल नदी के पानी में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला अभ्यारण्य है बंद मरेठा अभ्यारण्य भरतपुर में, और इसको दर्जा दिया गया था 1985 में। इसका क्षेत्रफल है 199.5 वर्ग किलोमीटर। और याद रखना, बंद मरेठा अभ्यारण्य से कुकुंद नदी भी गुजरती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला अभ्यारण्य कैला देवी अभ्यारण्य, और ये करौली जिले में है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1983 में दिया गया था। उसके बाद अगला है सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। याद रखना, ये वर्ष 1984 में इसको घोषित किया गया था, जब रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ क्षमता से अधिक बाघ हो जाते थे तो इस अभ्यारण्य में इसको लाया जाता था। तो याद रखना, सवाई मानसिंह जो अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। रट लेना इसको, कहीं जयपुर करके आ जाए आप लोग, और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, न कि जयपुर में। अगला है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पर है? धौलपुर में। और केशर बाग अभ्यारण्य कहाँ पर है? धौलपुर में।
ये दोनों ही याद रखना, रामसागर और केशर, ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर जिले में। अगला है कुंभलगढ़ रणकपुर अभ्यारण्य। साथियों ये उदयपुर जिले में है और भेड़ियों के प्रजनन के लिए, ठीक है ना, भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। रणकपुर का जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में स्थित है और इस अभ्यारण्य में पाए जाने वाले चौसिंगा को क्या कहते हैं? घंटेल कहते हैं। और यह अभ्यारण्य मथाई नदी के किनारे स्थित है। आपको पता है मथाई नदी के किनारे क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर हैं और ये नदी जो निकलती है ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से होकर निकलती है। अगला है सुंदा माता अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? जालौर में। इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला 20 जुलाई 2010 में। इसका क्षेत्रफल 468 वर्ग किलोमीटर है। और याद रखना भालुओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन सा अभ्यारण्य है? सुंदा माता है। राजस्थान का प्रथम व सबसे लंबा रोप वे भी कहाँ बनाया गया था? भीनमाल जालौर में बनाया गया था, सुंदा माता मंदिर पर। अगला है हमारा गजनीर अभ्यारण्य। ये बीकानेर में साथियों, और ये बटवड़ पक्षी जिसको हम इंपीरियल सेंट गाउस कहते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और इसी को हम ये बटवड़ पक्षी को रेत का तीतर भी कहते हैं। अगला है माचिया सफारी पार्क। कहाँ पर है? जोधपुर में है। यह राज्य का प्रथम वानस्पतिक उद्यान स्थापित किया गया था। माचिया सफारी जोधपुर में भी प्रथम वानस्पतिक उद्यान है। अगला है डोला धावा अभ्यारण्य। ये कहाँ पर है? जोधपुर में, जो काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए एक तो डोला धावा और दूसरा क्या है? ताल छापर चूरू। उसके बाद अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क, ये कहाँ पर है? हमारा जोधपुर में। अगला है जैसमंद, ये हमने पढ़ाई दिया। अब चलते हैं हम आगे। राजस्थान में जैविक उद्यान, याद रखना कितनी संख्या है? 3 है। एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दो। राजस्थान में जैविक उद्यानों की संख्या 3 है। पहला पढ़ेंगे हम सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। ये कहाँ पर है? जैविक उद्यान उदयपुर में है। प्रथम जैविक उद्यान था जिसको 12 अप्रैल 2015 को घोषित किया गया था, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। अगला है माचिया सफारी जैविक उद्यान। ये जोधपुर में है और ये दूसरे नंबर का है। इसको 2 जनवरी 2016 को घोषित किया गया था। और तीसरा है नाहरगढ़ जैविक उद्यान। ये जयपुर में है और इसको घोषित किया गया था 4 जून 2016 में। अब तक 3 राजस्थान में जैविक उद्यान है, याद रख लेना। उसके बाद है राजस्थान में कृष्ण मृग वन। कितने हैं? याद रखना मृग वन कितने हैं? 7 है। और 7 के नाम आपको याद रखना है। पहला अशोक विहार जयपुर में है। उसके बाद संजय उद्यान जयपुर में है। माचिया सफारी भी कृष्ण मृग ये जोधपुर में है। अमृता देवी कृष्ण मृग भी कहाँ है? जोधपुर में है। दुर्ग वन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और ये राजस्थान का प्रथम मृग वन कहलाता है, ठीक है ना, याद रखना। राजस्थान का प्रथम मृग वन कौन सा है? दुर्ग वन चित्तौड़गढ़ में 1969 में घोषित किया गया था। उसके बाद पुष्कर मृग वन कहाँ पर है? अजमेर में। और सज्जनगढ़ मृग वन कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये 7 हमारे कृष्ण मृग उद्यान है। उसके बाद राजस्थान में 5 जंतुआलय भी हैं साथियों। कौन कौन से? पहला है जयपुर जंतुआलय जो जयपुर में है और राजस्थान का सबसे बड़ा और पुराना जंतुआलय। विगत वर्षों में सर्वाधिक मगरमच्छों का प्रजनन यहाँ पर हुआ था और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया था। वर्तमान में इस नाहरगढ़ अभ्यारण्य में एक जैविक उद्यान में स्थानांतरित कर दिया गया, जो आपने अभी पढ़ा है। अगली बात करते हैं उदयपुर जंतुआलय। ये दूसरे नंबर का है और इसकी स्थापना 1878 में की गई थी। वर्तमान में इस उदयपुर जंतुआलय को सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया है। अगला है जोधपुर जंतुआलय। क्या है? जोधपुर जंतुआलय। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी जोधपुर में और ये गोडावन के कृत्रिम प्रजनन केंद्र के रूप में विख्यात हो गया। और चौथे नंबर पर आता है बीकानेर जंतुआलय। ये भी बीकानेर में है। 1922 में इसकी स्थापना की गई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। उसके बाद कोटा जंतुआलय, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और ये राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय है। अब देखिएगा कुछ राजस्थान के ऐसे मैं आपको जिले बता रहा हूँ जहाँ पर ना तो कोई अभ्यारण्य है, ना राष्ट्रीय उद्यान है, ना आखेट क्षेत्र है, ना मृग वन है, ना कोई जंतुआलय, कुछ भी नहीं है। ऐसे 8 जिले हैं राजस्थान के और आप उनको याद रखना। आपको 8 के नाम बता रहा हूँ। पहला है गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा झुंझुनू, चौथा बांसवाड़ा, 5वां डूंगरपुर, 6वां भीलवाड़ा और 7वां सीकर और 8वां दौसा। ये 8 जिले ऐसे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान में अब रामसर स्थल यानी रामसर साइट आर्द्र नमोभूमि क्षेत्र कितने हैं? 2 हैं, याद रखना। पहला है हमारा सामर झील और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिनको रामसर साइट सूची में शामिल किया है, विश्व धरोहर में इनको शामिल किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट रिजर्व क्षेत्र हैं और प्रश्न यहाँ से पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा गया था। देखिए कौन सा आया था।
रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र ये 2007 में घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र ये 2012 में बनाया गया था। और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, ये 2013 में बनाया गया था। और सबसे नवीनतम है हमारा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी, ये कहाँ पर है, बूंदी में, इसको भी नवीनतम बनाया गया था अभी। और ये 21 जून 2021 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र में इसको घोषित किया गया है। क्लियर। उसके बाद मरुस्थल में वन विकास के लिए कुछ कार्यरत संस्थाएं भी हैं, जैसे काजरी साथियों, इसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में बोलें तो केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान भी इसको कहते हैं। और इसकी स्थापना जो की गई थी साथियों, सबसे पहले काजरी की स्थापना की गई थी 1952 में, लेकिन काजरी से पहले 1952 में काजरी की स्थापना हुई, लेकिन इसका विस्तार करके 1959 में इसको काजरी नाम दिया गया। काजरी नाम कब आया, 1959 में। कोई पूछे कि काजरी की स्थापना कब की गई थी, तो 1959 में। लेकिन काजरी से पहले का जो ये क्षेत्र था, ये केंद्र सरकार ने 1952 में ही बना दिया गया था, और ये जोधपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद है आफरी, ये आफरी भी कहाँ पर है, जोधपुर में, और इसका पूरा नाम है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे केंद्र सरकार के द्वारा 1985 में स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं। राजस्थान में वन एवं वन्यजीवों से संबंधित कुछ पुरस्कार भी हैं जो दिए जाते हैं। एक याद रखेंगे, अमृता देवी वन्यजीव पुरस्कार, इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में, और ये वन्यजीवों के संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार है। वन्यजीव संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को इसमें 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। अगर वन्यजीव संरक्षण के लिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, तो अगर कोई वन विकास और संरक्षण के लिए विशिष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति, उसको 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति इसमें भी दिया जाता है। उसके बाद राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाली कोई भी संस्था हो, कोई व्यक्ति हो या कोई नगर निकाय, उन सभी को ये राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। अगर कोई पर्यावरण के क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य करता है उत्कृष्ट, उसको 2 लाख रुपये और एक रजत ट्रॉफी दी जाती है। अगर कोई नगर निगम इस क्षेत्र में काम करता है या नगर पालिका काम करती है, उसको 3 लाख रुपये और एक रजत ट्रॉफी। अगर कोई बड़ी संस्था काम करती है, उसको 5 लाख रुपये और एक रजत ट्रॉफी दी जाती है। और सबसे अंत में है पुरस्कार हमारा कैलाश सांकला वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, और इसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करता है, तो उसको 50,000 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो आज आपका ये टॉपिक खत्म होता है। राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैविक पार्क आपने सब पढ़ा। एक बार सभी विद्यार्थी इस टॉपिक की क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे सभी, ठीक है ना। और हम आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा कौन सा टॉपिक आता है, सिलेबस को आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी के सभी हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। और आप लोग इन नोट्सों को अच्छे से डाउनलोड करके बनाते रहें। ओके, धन्यवाद।